नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सारे सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और अपने घर पर अपनों के बीच बैठकर अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और इस बार आपकी तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए, अपनों के लिए आप जो तैयारी कर रहे हो वो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि निश्चय ही आप सबको सफलता मिले। और आप इस तरीके से ही तैयारी करो कि एग्ज़ाम होगी, चाहे वो नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में हो, चाहे जनवरी में हो। और ये सोचकर तैयारी करो कि आपको अपनों के लिए इस बार आपको ये रिट भर्ती एग्ज़ाम में सफल होना है और एक अच्छा शिक्षक बनना है। कल हमने लास्ट में शिक्षण उपागम की बात की थी और मैंने बताया था कि एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए जो तरीके काम में लेता है, उन तरीकों को हम शिक्षण उपागम के नाम से जानते हैं। और ये उपागम मैंने आपको बताया था कि ये जो तरीके हैं, ये जो उपागम है, वो 3 प्रकार के हैं। उसे हम शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। हमने यहाँ तक चर्चा की थी कि शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत ये शिक्षण उपागम है। और यदि आपको प्रश्न पूछे कि शिक्षण उपागम का क्रम क्या है, तो शिक्षण उपागम का क्रम शिक्षण विधि, फिर शिक्षण सूत्र और उसके बाद में शिक्षण सिद्धांत, यही शिक्षण उपागम का क्रम रहेगा। आज हम शिक्षण विधियों की, शिक्षण सूत्र की और शिक्षण सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों साथियों, ये शिक्षण विधि है, ये क्या है, शिक्षण विधियों की विशेषताएं क्या है और किस प्रकार से शिक्षण विधियों के प्रश्न होंगे एग्जाम में। तो ये जो विधि है, ये विधियां, जो शिक्षण विधि है, ये एक शिक्षक कक्ष में विद्यार्थियों के सामने अपने ज्ञान को जिस ढंग से प्रस्तुत करता है उसे ही हम शिक्षण विधियां कहते हैं। वैसे लैटिन भाषा में इन विधि को तरीका व रीति के नाम से भी जानते हैं। लैटिन भाषा में इस विधि के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, तरीका और रीति। तो मैं ये बोलूँ कि शिक्षण विधि एक शिक्षक के लिए वह साधन है जिसके द्वारा वह अपने ज्ञान को, अपने विचारों को कक्षा में बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। और जिस तरीके से प्रस्तुत करेगा वो क्या है, आपकी शिक्षण विधि, शिक्षण विधियां। ये जो शिक्षण विधियां हैं, इन शिक्षण विधियों की कुछ विशेषताएं हैं। और वो विशेषताएं कैसे, मैं आपको जैसे ये बोलूँ, एक शिक्षक है, अपने शिक्षक या अपने शैक्षिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वो ये सोचता है कि हमें कक्षा में क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाएंगे हम। इसके लिए वो क्या करता है, अपनी विषय वस्तु को संगठित करता है। फिर संगठित विषय वस्तु को बालकों के सामने विवेकपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करता है। फिर बाद में अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता है। संगठित विषय वस्तु को बालकों के सामने प्रस्तुत करेगा और अपने उद्देश्य में प्राप्ति में सफल होगा। तो इसलिए मैं शिक्षण विधियों की विशेषताओं के लिए बोलूं कि शिक्षण विधि विवेकपूर्ण कार्य है। शिक्षण विधि विवेकपूर्ण कार्य है। शिक्षण विधि संगठनात्मक कार्य है। शिक्षण विधि शिक्षक के कार्यों में गतिशीलता प्रदान करती है। शिक्षण विधि शिक्षक के कार्यों में गतिशीलता प्रदान करती है। और शिक्षण विधि शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में उद्देश्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। और मैं ये बोलूँ विशेषताओं में कि शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण विधि है। कैसे? विवेकपूर्ण कैसे? संगठनात्मक कार्य कैसे? तो विवेकपूर्ण, एक शिक्षक है कक्षा में यदि, या एक शिक्षक कक्षा में बालकों के सामने पढ़ाने के लिए जाए तो सबसे पहले शिक्षक क्या सोचेगा
कि हमें जो विषय वस्तु बालकों के सामने प्रस्तुत करनी है उस विषय वस्तु को हम सरल किस तरीके से बनाए। मतलब विषय वस्तु को सरल बनाएगा शिक्षक। सरल बनाने के बाद जो अनावश्यक विषय वस्तु है उसे हटाकर के जिस विषय वस्तु से बालकों में अधिगम की दर को बढ़ा नहीं पाए या जो विषय वस्तु ऐसे लगे कि ये अनावश्यक विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को संक्षिप्त बनाएगा। और कई जगह एक छोटी सी लाइन लिखी हुई रहे पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु दे रखी है और उस लाइन को समझाने के लिए उसे एग्जाम्पल देना पड़े और हो सकता है वो एग्जाम्पल के माध्यम से उस विषय वस्तु को थोड़ा बढ़ा भी दे, बढ़ाकर भी मतलब उसका विस्तार भी करे। तो मैं ये बोलूँ कि संगठनात्मक कार्य कैसे कि शिक्षक विषय वस्तु को सरल बनाता है, संक्षिप्त बनाता है और आवश्यकता पड़ने पर व्यापक भी बनाता है। इस प्रकार वो संगठित करेगा। फिर संगठित करने के बाद वो एक विवेकपूर्ण तरीके से, विवेक के माध्यम से इस तरीके से बालकों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो ये विवेकपूर्ण तरीके से वो बालकों के सामने प्रस्तुत करेगा उस विषय वस्तु को। फिर मैं ये बोलूँ फिर बालकों के सामने प्रस्तुत करेगा तो विषय वस्तु को बालकों के सामने प्रस्तुत कर बालकों में अधिगम की दर को बढ़ाकर या अधिगम की दर को बढ़ाकर वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता या उद्देश्य प्राप्ति में सफल होगा। उद्देश्य प्राप्ति में ये शिक्षण विधियाँ उसको सहायता देगी। जिसका मतलब शिक्षण विधि उद्देश्यपूर्ण कार्य है। ये शिक्षक को उद्देश्य प्राप्ति में सहयोग प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। शिक्षण विधि गतिशील कार्य कैसे? कक्षा में एक शिक्षक गया, उसके बाद में बालकों के सामने विषय वस्तु को प्रस्तुत करेगा। तो जो विषय वस्तु को प्रस्तुत करेगा वो सारी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, वो गतिशीलता ही तो है। गतिशीलता क्रम दर बालकों के सामने विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। तो विषय शिक्षण विधि एक गतिशील कार्य है। और मैं ये बोलूँ शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कैसे, जैसे एक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के लिए पाठ्य पुस्तक होगी जिसमें विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। पढ़ाने के लिए शिक्षक होगा, पाठ्यचर्या होगी जिसमें टाइम टेबल का निर्धारण, मतलब जो भी मैनेजमेंट से संबंधित कार्य वो पाठ्यचर्या में शामिल होंगे। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होने के बाद भी अच्छा शिक्षक भी है, टाइम टेबल का निर्धारण भी है, पाठ्य वस्तु का भी निर्धारण किया गया है पाठ्य पुस्तक के द्वारा, लेकिन फिर भी जब तक एक अच्छी शिक्षण विधि नहीं होगी इन तीनों चीज़ों का होना या ना होना बराबर है। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यदि ऑप्शन हो कभी किसी प्रश्न में तो ध्यान रखना वो शिक्षण विधि है। तो शिक्षण विधि विवेकपूर्ण है, संगठनात्मक कार्य, गतिशील कार्य, उद्देश्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है, उद्देश्यपूर्ण कार्य है और शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण विधि महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी चर शामिल होंगे शिक्षण प्रक्रिया में उसमें। अब मैं बात करूं कि शिक्षण विधि कितने प्रकार की है, तो शिक्षण विधि सामान्यतया 2 प्रकार की होंगी। फिर बाद में बात करूंगा एनसीएफ के अकॉर्डिंग शिक्षण विधियों के प्रकार कितने माने गए हैं। तो सामान्यतया शिक्षण विधि 2 प्रकार की होती है और वो है बाल केंद्रित शिक्षण विधि, बाल केंद्रित शिक्षण विधि और शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। या मैं ऐसे लिखूं इनको कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि और बाल केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित कैसे, मतलब जिसमें एक शिक्षक की प्रधानता हो, शिक्षक अपनी विषय वस्तु तैयार करके लेकर आए और बालकों को प्रस्तुत करे और उस विषय वस्तु को ही बालक ग्रहण करेंगे। जो शिक्षक बता रहे हैं उसी विषय वस्तु को बालक ग्रहण करेंगे। मतलब जिसमें शिक्षक तो सक्रिय हो और बालक निष्क्रिय हो। शिक्षक ने जो भी कुछ तैयार किया है वो बालकों के सामने प्रस्तुत कर देगा और बालक चुपचाप बैठे बैठे उस विषय वस्तु को ग्रहण कर लेंगे। तो ये शिक्षक केंद्रित विषय वस्तु है जिसमें शिक्षक की प्रधानता होती है, शिक्षक जिसमें सक्रिय होता है और बालक जिसमें निष्क्रिय होते हैं। ये विधियां जॉन डीवी ने इस विधि को ही परंपरागत विधि माना है और जॉन डीवी ने इस विधि को नवीन विधि माना है, आधुनिक विधि माना है।
और इस विधियों में किसको शामिल किया जाता है? कहानी कथानक विधि को। शिक्षक केंद्रित शिक्षक विधियों में किसको शामिल किया जाता है? कहानी कथानक विधि को। व्याख्यान विधि को, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि को। स्पीच मेथड, भाषण विधि को। और पाठ्य पुस्तक विधि को। ये जो भी विधियां हैं वो सारी शिक्षक केंद्रित विधियां हैं। कहानी के माध्यम से शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों के सामने प्रस्तुत करेगा, बालक चुपचाप बैठे बैठे इस विषय वस्तु को ग्रहण करेंगे। ये क्या होगी कहानी विधि? कहानी कथानक विधि है क्या? इसकी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। व्याख्यान विधि, इसमें शिक्षक एक व्याख्यान तैयार करके लेकर आएगा और बालकों के सामने प्रस्तुत करेगा और बालक उस व्याख्यान को ग्रहण करेंगे। भाषण विधि, भाषण विधि और व्याख्यान विधि को एक ही, बहुत जगह आपको एक ही लिखी हुई मिलेंगी कि भाषण विधि और व्याख्यान विधि एक ही होती है, कई जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। फिर है पाठ्य पुस्तक विधि। ध्यान रखना, एनसीएफ 2005 के अनुसार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण विधि के 3 प्रकार माने हैं: परंपरागत शिक्षण विधि, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि और बाल केंद्रित शिक्षण विधि। और उसमें इस पाठ्य पुस्तक विधि को शामिल किया है। तो जब भी आपके सामने प्रश्न हो कि परंपरागत विधि कौन सी है, तो उसमें आप ध्यान रखना कि पाठ्य पुस्तक विधि परंपरागत विधि है एनसीएफ 2005 के अनुसार, और ये बाकी सामान्यतः शिक्षक केंद्रित में ही मानी जाती है। तो यदि परंपरागत ना हो तब शिक्षक केंद्रित में करना, और वैसे सही होगा कि पाठ्य पुस्तक विधि एक परंपरागत विधि है। फिर है बाल केंद्रित शिक्षण विधि। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि नवीन शिक्षण विधि है, आधुनिक शिक्षण विधि है। इसे हम आत्मनिष्ठ भी बोल सकते हैं, इसे हम शिक्षक केंद्रित भी बोल सकते हैं, इसे व्यक्तिपरक शिक्षण विधि भी बोल सकते हैं, इसे व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण विधि भी बोल सकते हैं। और ये है आपकी नवीन शिक्षण विधि, आधुनिक शिक्षण विधि, वस्तुनिष्ठ शिक्षण विधि। इसमें एक बालक सक्रिय रहेगा और एक शिक्षक केवल एक सहयोगकर्ता के रूप में होता है। अधिगम को सरल करता है, बालक खुद क्रियाशील रहकर इसमें सीखते हैं। इसमें जैसे खेल विधि है, आपकी समस्या समाधान विधि है, प्रायोजना विधि है, प्रयोगशाला विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, जिसे अनुसंधान या खोज विधि भी कहते हैं। इन सब की हम डिटेल से बात करेंगे, शिक्षण विधियों की सबकी। तो ध्यान रखना, अभी मैंने आपको केवल वो विषय वस्तु बताई है जो आपके हिंदी शिक्षण विधियों में, सामाजिक शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों में और संस्कृत शिक्षण विधियों में कॉमन है। जब भी ऐसा कोई प्रश्न हुआ आपके सामने कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि कौन सी है, तो आप ये ध्यान रखना, इनमें से कोई भी विधि है वो बाल केंद्रित नहीं है, बाकी सारी बाल केंद्रित होगी। आपके सामने यदि ये पूछे परंपरागत, तो आपको पाठ्य पुस्तक विधि मानना है। फिर भी यदि ऐसा कहीं आपको करना ही पड़े कि पाठ्य पुस्तक विधि परंपरागत में ना हो, तब शिक्षक केंद्रित विधि मानना इसको। कहानी विधि, व्याख्यान या भाषण विधि और पाठ्य पुस्तक विधि, ये आपकी शिक्षक केंद्रित विधि है। बाल केंद्रित विधियां, जितनी भी विधियां इसमें बालक सक्रिय है, आपको नाम याद रहे तो ये जो शामिल नहीं होनी चाहिए, ये सारी शिक्षक केंद्रित में है। बाकी आपको जो भी हो बाल केंद्रित करनी है। और परंपरागत आए तब एक ही शामिल होगी, केवल पाठ्य पुस्तक विधि। और जब आपकी मजबूरी रहे कि परंपरागत में ये पाठ्य पुस्तक वाला ऑप्शन ना हो, या परंपरागत विधि का नाम ना हो, तब आप इसको शिक्षक केंद्रित में मान लेना। हालांकि ऐसा एग्जाम में होगा नहीं, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण विधियां 3 प्रकार की होती है: परंपरागत, शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित। और ये पाठ्य पुस्तक विधि आपकी परंपरागत विधि में शामिल है। तो ध्यान रखना, ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी सामान्यतः बहुत सारी किताब ऐसी आपकी है जिसमें शिक्षक केंद्रित विधि में ही पाठ्य पुस्तक विधि को शामिल किया गया है। इसके बाद बात करते हैं अपन, इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण सूत्र को लेकर कि शिक्षण सूत्र क्या है। तो मैं शिक्षण सूत्र के लिए आपको बताऊं कि शिक्षक जब कक्ष में प्रवेश करता है तो उसके सामने कुछ समस्याएं सामने आई कि मूल पाठ को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, बालकों में किस प्रकार अधिगम के प्रति रुचि पैदा की जाए, जो विषय वस्तु बता रहे हैं उसके प्रति रुचि पैदा की जाए, किस प्रकार बालकों को अधिगम करवाया जाए, जो भी कुछ बता रहे हो बालक को अच्छी तरीके से सीख सके इस बात को। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आई।
तो फिर कुछ विद्वान जैसे कोमिनियस, हर्बर्ट, किलपैट्रिक, जॉन डीवी, फ्रोबेल, ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभवों और विचारों को एक सूत्र के रूप में पिरोया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? शिक्षण सूत्र। ये शिक्षण सूत्र एक शिक्षक को कक्षा कक्ष में अपनी पाठ्य वस्तु को जो बालकों के सामने प्रेषित करते हैं उसको सरल बनाने में सहायक होते हैं। शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, इनकी बात करते हैं हम। तो एक शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर। मैं सब के बारे में आपको बताता हुआ चलता हूं कि सरल से कठिन की ओर ये शिक्षण सूत्र है। सरल से कठिन की ओर कैसे? कि आप जैसे ही रिट भर्ती परीक्षा, आपने रिट भर्ती परीक्षा के बाद में आपका चयन हुआ और आप लेवल 2 में शिक्षक बने और 6 से लेकर 8 तक आपको पढ़ाने का कार्य मिला। आपका सबसे पहले आप अपने ऊपर लेकर सोचना, क्या आप जब भी कोई विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामने प्रेषित करोगे तो इसी तरीके से तो प्रेषित करोगे कि सबसे पहले सरल विषय वस्तु और सरलता के बाद में उस विषय वस्तु को कठिन की ओर लेकर जाओगे। मैं इससे बात करूँ, इसको समझाऊँ यदि अच्छी तरीके से कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्योंकि यदि हम बालक को सरल विषय वस्तु बताएंगे, देखो चाहिए पर्टिकुलर मान लो आप, चाहे कक्षावार मान लो, क्या आप कक्षा प्रथम का, कक्षा सेकंड का, कक्षा थर्ड का, कक्षा फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, इस तरीके से जैसे जैसे हम अलग अलग आगे क्लासों में बढ़ते जाते हैं विषय वस्तु में जटिलता आती जाती है। या पर्टिकुलर किसी कक्षा की बात करें, कोई भी कक्षा 6 में आप एक टॉपिक पढ़ाने के लिए गए, जैसे मान लो आपको संधि पढ़ानी है, तो क्या आप उस संधि विषय वस्तु को जब बालकों के सामने प्रस्तुत करोगे तो क्या पहले आप सीधे ही इस तरीके से प्रस्तुत करोगे कि ये स्वर संधि का नियम है? नहीं, पहले आप क्या करोगे, संधि के बारे में उस बालक को कुछ बताओगे, सरल विषय वस्तु को बालक के सामने प्रस्तुत करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे बालक को ऐसे लगता है, जो बालक में खुद में जो क्षमताएं ना, आत्मविश्वास बढ़ता है। बालक अपनी खुद की क्षमताओं पर, अपनी शक्तियों पर बालक को विश्वास होता है कि मैं इस बात को सीख सकता हूँ। क्योंकि जैसे सरल विषय वस्तु बताओगे बालक सीखेगा, फिर थोड़ा और जैसे जैसे कठिनता की ओर लेते हुए चलोगे, पीछे सारी विषय वस्तु बालक को अच्छी तरीके से समझ में आती रहेगी। इसलिए शिक्षण सूत्र है कि जब भी हम बालकों के सामने विषय वस्तु को प्रस्तुत करें तो वो सरल से कठिन की ओर प्रस्तुत करें, जिससे बालक को खुद की क्षमताओं को विकसित करने का मौका मिले, बालक में खुद में आत्मविश्वास बढ़े बालक के अंदर। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर कि जब भी हम कक्षा के अंदर बालक के सामने विषय वस्तु को प्रस्तुत करें तो उस विषय वस्तु के प्रति बालक की रुचि बनी रहे, बालक उस रुचिपूर्ण तरीके से उस विषय वस्तु को पढ़ता रहे। तो इसके लिए अपन पहले पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो ज्ञात विषय वस्तु है उस ज्ञात विषय वस्तु को अज्ञात विषय वस्तु से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इससे बालक को लगता है कि पूर्व ज्ञान बालक को है, ये विषय वस्तु पढ़ी हुई है, और वो रुचिपूर्ण तरीके से कक्षा में उस विषय वस्तु को अच्छी तरीके से सीख सकेगा। तीसरा शिक्षण सूत्र आपका संपूर्ण से अंश की ओर। संपूर्ण से अंश की ओर कैसे? जैसे मान लो एक भाषा का शिक्षक है और उसे बालकों को संधि का ज्ञान देना है, तो क्या पहले वो ऐसा करेगा कि स्वर संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है और दीर्घ स्वर संधि में सीधा ही दूसरा नियम या ये नियम है ये बताना स्टार्ट कर देगा? या इस तरीके से बताएगा बालक को कि संधि की परिभाषा ये। तो क्या संधि का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहले संपूर्ण ज्ञान दिया संधि का, फिर संपूर्ण ज्ञान देने के बाद संधि के प्रकार, ये संधि के प्रकार है स्वर व्यंजन विसर्ग, फिर ये स्वर संधि के प्रकार हैं और स्वर संधि में ये नियम है, दीर्घ स्वर संधि, यण अयादि स्वर संधि, इसी तरीके से तो बताएगा एक शिक्षक बालक को। तो ध्यान रखना कि पहले संपूर्ण ज्ञान देगा, बाद में उसे अंशों की ओर विभक्त करते हुए एक शिक्षक विषय वस्तु को बालक के सामने प्रस्तुत करेगा। इसके बाद चौथे शिक्षण सूत्र की बात करूं मैं,
अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये महत्वपूर्ण है, बहुत सारे शिक्षण सूत्र होते हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र की बात कर रहा हूं मैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए, इसमें एक तो ये बात बहुत बार उल्टी लिखी हुई रहती है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, और आपको 4 शिक्षण सूत्र मिलेंगे, आपको लगेंगे चारों शिक्षण सूत्र है, लेकिन इस शब्द को यहाँ लिख दे, इस शब्द को यहाँ लिख दे। ये कैसे कि बालक के अंदर जो बौद्धिक विकास होता है ना, वो अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है हमेशा। कैसे कि जैसे जैसे बालक के अंदर परिपक्वता बढ़ती है, उसका मानसिक विकास बढ़ता है, तो अनिश्चित बातें उसके सामने निश्चित स्पष्ट होने लगती है। जो भी विचार है वो स्पष्ट और निश्चित होने लगते हैं। कम परिपक्व बालक या कल्पनाओं में बालक बहुत सारी विषय वस्तु को गलत ग्रहण कर लेता है, अनिश्चित रूप में ग्रहण कर लेता है उन्हें। लेकिन जब शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है तो विभिन्न माध्यमों के द्वारा उस बालक के अनिश्चित ज्ञान को निश्चित में बदलता है, उस कल्पनाओं के ज्ञान को यथार्थ में बदलता है कि ये बात नहीं, आपने जो पढ़ा है वो सही नहीं है, यह निश्चित है, ये निश्चितता नहीं है इसमें, और इस तरीके से ये विषय वस्तु सही है। तो ये क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र आपका कि बालक का बौद्धिक ज्ञान अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। और जैसे जैसे मानसिक विकास बढ़ता जाएगा, बालक के सामने विचार स्पष्ट होते जाएंगे, कल्पनाओं से यथार्थ में आएगा बालक, और अनिश्चित से निश्चितता की ओर बढ़ेगा। फिर मैं आगे नेक्स्ट शिक्षण सूत्र की बात करता हूं। तो नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है साथियों, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर कैसे कि हमारे सामने कोई भी ज्ञान सर्वप्रथम होता है ना, वो ज्ञान विशिष्ट होता है। पहली बार हमारे सामने जो ज्ञान होता है वो ज्ञान विशिष्ट होता है ना। आप भी जो शादीशुदा मेरे दोस्त हैं, वो पहली बार ससुराल गए, जब घोड़ी पर बैठकर ससुराल गए तब विशिष्ट थे, और बाद में अब जब आप गाड़ी में बैठकर जाते हो तब सामान्य हो गए। इसी प्रकार आपकी दुल्हन जब आपके घर आई सबसे पहले, तो सबसे जिस दिन पहली बार आई सबने उसको घेर रखा था, वो विशिष्ट थी और धीरे धीरे सामान्य हो गई। कहने का मतलब शिक्षण में कैसे कि हमारे लिए पहली बार जो ज्ञान होता है वो विशिष्ट ज्ञान होता है, बाद में वो ज्ञान क्या है, सामान्य बनता जाता है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो ज्ञान विशिष्ट से सामान्य बनता जाएगा। हमें खुद को लगेगा या बालक को खुद को लगेगा कि वो धीरे धीरे खुद इस बात की खोज कर रहा है, अपने ज्ञान को खोज करता हुआ चल रहा है, अपने मानसिक विकास के साथ उस ज्ञान नए नए ज्ञान को खोज करता हुआ चल रहा है। बालक को ऐसा महसूस होता है। तो कोई भी ज्ञान अपने लिए पहली बार विशिष्ट रहेगा, बाद में वो सामान्य की ओर आता जाएगा। इसके बाद प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। हमारे विद्यालय में जो सहायक सामग्री उपलब्ध है, जैसे ग्लोब, कि कई बार हम विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाते समय जो प्रत्यक्ष वस्तु सामने है, उस प्रत्यक्ष वस्तु से उसे अप्रत्यक्ष ज्ञान की ओर, प्रत्यक्ष वस्तु के ज्ञान के द्वारा उसे अप्रत्यक्ष ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। जैसे मान लो बालक को पृथ्वी की गतियों के बारे में बताना, तो जो ग्लोब का ज्ञान है प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे रहा है, उस ग्लोब से हम पृथ्वी की गतियों को बालक को समझा सकते हैं। फिर बाद में अप्रत्यक्ष ज्ञान की ओर चलता है, बालक सामने देखकर अप्रत्यक्षता की ओर बढ़ता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट शिक्षण सूत्र आपका महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कैसे, मतलब पहले तो पूरी डिटेल से पढ़ते हैं हम। पाठ्य पुस्तक में देखा होगा आपने महत्वपूर्ण बिंदु कहाँ थे। जब आप स्टार्ट करते हो टॉपिक, उस पहले पेज पर आते हैं, लास्ट वाले पेज पर आते हैं, अंतिम पेज पर हमेशा रहता है ये लिखा हुआ मिलेगा कि पाठ का सार या महत्वपूर्ण बिंदु। इसका मतलब पहले हमने पूरी डिटेल से पढ़ा है, बाद में ना उसके महत्वपूर्ण बिंदु को समझा। और ऐसा ही होगा, क्या आप अपनी विषय वस्तु में सीधे ही महत्वपूर्ण बिंदु को याद कर सकते हो? नहीं, पहले आपको पूरा कोई भी पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय या आपके पास जो भी बुक है, उस बुक में पहले उस टॉपिक को पूरा पढ़ना होता है। बाद में आपको लगता है कि ये लाइनें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो बाद में आप उसको संश्लेषित करते हो। तो पहले पूरा विश्लेषण से पढ़ोगे, बाद में महत्वपूर्णता की ओर आओगे, संश्लेषण की ओर आओगे साथियों। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है अनुभव से तर्क की ओर। मतलब बालक को जो चीजें अनुभव के रूप में प्राप्त होती है उनको अपन तर्क में बदले।
जैसे सूर्य उदय, सूर्यास्त, इसको बालक रोज देखता है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, कौन सी ऋतु किसके बाद आती है, इस बात का अनुभव करता है बालक। तो उसको हम तर्क के द्वारा उस बालक को ये बातें समझाएं कि अनुभव से उस ज्ञान को तर्क की ओर लेकर चले। फिर इसके बाद आगे वाला आपका शिक्षण सूत्र है मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। जैसे मान लो एक मुगल स्थापत्य कला के बारे में बालक को जानकारी देनी है, हमें 9 नंबर का है ना, मुगल स्थापत्य कला के बारे में बालक को जानकारी देनी है। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है कि आप उस मुगल स्थापत्य कला के चित्र बालक को सबसे पहले दिखाओ, फिर बाद में चित्र दिखाकर उसकी विशेषताओं को उस बालक से पूछो और उसके साथ तार्किकता के साथ उसकी विशेषताओं के ऊपर चर्चा करो। तो पहले हम मनोवैज्ञानिक क्रम से बालक को बताएं, बाद में उसमें तार्किक क्रम वो बालक के साथ साझा करें। इसके बाद है उदाहरण से नियम की ओर। मतलब ऐसे उदाहरण से नियम की ओर जैसे गणित है, भूगोल है, विज्ञान है या व्याकरण शिक्षण है, इसमें ये नियम प्रभावी है उदाहरण से नियम की ओर। इसके बाद में बात करता हूँ मैं संपूर्ण से अंश की ओर। ये मैंने बता दिया था, एक बात बता दूं मैं, ये जो संपूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र बताया था ये गेस्टाल्ट संप्रदाय पर आधारित है। गेस्टाल्ट संप्रदाय, हम मनोविज्ञान में इस विषय वस्तु की बात करेंगे कि गेस्टाल्ट संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों ने कहा था पहले समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन करो, बाद में उसको अंशों में विभाजन करके उसका अध्ययन करो। उसमें मैक्स वर्दिमर, कोहलर है, नई मनोवैज्ञानिक है जिसकी अपन मनोविज्ञान में चर्चा करेंगे। यहाँ उस विषय वस्तु को जोड़ना हमारे लिए उचित नहीं है अभी। और दूसरा एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था विशिष्ट से सामान्य की ओर। ध्यान रखना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी अनिश्चित से निश्चित की ओर, कई बार उल्टे क्रम में लिखा हुआ मिल सकता है आपको। अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, इस बात को ध्यान रखना। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर है, ये हम एक शिक्षण विधि की चर्चा करेंगे, आगमन विधि। उस आगमन विधि इस सूत्र के ऊपर आधारित है। आगमन विधि विशिष्ट से, या ये सूत्र है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर है। ये आगे हम जो विधियां पढ़ेंगे शिक्षण, उसमें एक विधि पढ़ेंगे आगमन विधि, उस पर आधारित है। तो ध्यान रखना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर ये आगमन विधि पर आधारित है। और जो आपका मैंने बताया कि संपूर्ण से अंश की ओर ये गेस्टाल्ट संप्रदाय पर आधारित। उदाहरण से नियम की ओर कि बालक को जैसे गणित है, व्याकरण शिक्षण है, इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए बालक के सामने, फिर इन उदाहरणों से नियम बनाने चाहिए जिससे बालक में चिंतन का विकास होता है, तर्क का विकास होता है। इसके बाद हम शिक्षण सूत्र के बाद बात करते हैं शिक्षण सिद्धांतों की। शिक्षण सिद्धांत क्या है? तो मैं शिक्षण सिद्धांतों की चर्चा आपके साथ कल करूंगा। कल आते ही हम शिक्षण सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद आपको इस मार्कर के कारण दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो शिक्षण सिद्धांतों की चर्चा हम अपने नेक्स्ट क्लास में, आगे 10 मिनट का टॉपिक है शिक्षण सिद्धांत। उसके बाद हम अलग अलग जैसे हिंदी की शिक्षण विधियों की बात करेंगे। कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे हिंदी की शिक्षण विधियाँ, या फिर जो अब सामाजिक अध्ययन की शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, जो यूनिट नंबर आपकी 11 और 12 है, 10 नंबर की शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे की, उस पर चर्चा करेंगे। हिंदी की शिक्षण विधियां हैं, उसमें आपके 15 नंबर निर्धारित है। 30 में से 15 नंबर की शिक्षण विधियां आएंगी, जो बहुत एक, मैं आपको ये बोलूँ, इसमें 15 में से 15 नंबर आप आराम से बना सकते हो। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों में से 10 में 10 नंबर बना सकते हो। संस्कृत की शिक्षण विधियों में आप 15 नंबर बना सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए पूर्ण मनोयोग से पढ़ना जरूरी है इन शिक्षण विधियों को, और जो सारे क्वेश्चन करवाऊँ उन क्वेश्चन पर ध्यान देना और अच्छी तरीके से समझना। इस शिक्षण सिद्धांत की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद। आप सारे पढ़ते रहो अच्छी तरीके से और बहुत ज़्यादा तैयारी करो, इतनी मेहनत करो कि निश्चित ही आपको सफलता मिले। धन्यवाद साथियों।